हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं डीसी मिश्रा करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जो आने वाली परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एक बहुत दुखद घटना हुई लखनऊ में। लखनऊ के अलीगंज में एक कोचिंग सेंटर में आग लगी और उस विभत्स कांड में हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने साथी, हमारे अपने बीच के लोग नहीं रहे। युवा, कोई 19 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई 22 वर्ष का, जो आगे चल करके इस देश की तरक्की में अपना योगदान देते, ऐसे युवा हमारे बीच नहीं रहे। उनमें से कई अपने परिवार के इकलौते थे। क्या बीत रही होगी उन पारिवारिक जनों पर, शायद अभी की स्थिति में मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने अपने एक बहुत ही प्रिय को जनवरी माह में खोया था। तो किसी को खोने का दर्द क्या होता है, किसी के चले जाने का दर्द क्या होता है, ये मुझसे बेहतर बहुत सारे लोग समझते होंगे, पर मैं बहुत बेहतर तरीके से इस दर्द को समझ सकता हूं। खैर, मेरी श्रद्धांजलि उन सभी दिवंगत साथियों को, और ईश्वर से प्रार्थना कि उनके परिवारजनों को संबल दें, इस बड़े दुख को, सबसे बड़े दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पा रहा था। लगभग 10-12 दिन हो गए होंगे मैं आप लोगों के साथ में नहीं जुड़ पा रहा था। कारण यह था, अंतिम जो कक्षा मैंने ली थी लाइव, उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा जो 8, 9, 10 जून को हुई थी, उसका पेपर डिस्कस कर रहा था मैं आपके साथ में, रीजनिंग का। और जो लास्ट वाला वीडियो आया था उसमें मैंने कमेंट भी एक पिन किया था कि यार इसमें आवाज जो है, वॉइस प्रॉब्लम करी, बहुत धीमी आवाज है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करना, मैं इसको सही करवाता हूं, ये आवाज इतनी धीमी क्यों हो गई अचानक, ठीक है। उसके बाद से फिर सबसे पहले मैंने माइक वाला जो इशू था, तो वो इंजीनियर विजिट करने आया, उसने माइक को देखा, तमाम सारी चीजें उसने की, कहीं ये वायर बदलना, कहीं वो वायर बदलना, कुल मिलाकर के 3 दिन में वो सही हुआ। तीसरे दिन जब वो सही हुआ और जब मैं टेस्टिंग कर रहा था माइक की, उसी दौरान कैमरे में पता नहीं क्या हुआ, इन सारी चीजों को करते करते कि कैमरे में लाइंस आने लगी, फोटो पिंक कभी ब्लैक ऐसा होने लगी। 2-3 दिन उसमें चले गए। जब ये सब हुआ तो मुझे पीपीटी बनानी थी क्लास की, हाई कोर्ट आरओ का जो सिलेबस है वो क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है वो क्या है, इसकी पीपीटी बनाती थी। तो मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था वो उड़ गया। उड़ गया इन द सेंस कि उस प्रोडक्ट की जो लाइसेंस की थी वो लाइसेंस उसका खत्म हो गया। 3-4 दिन उसमें चले गए। हाँ, जाहिर सी बात है उसका जुगाड़ किया है, उसको खरीदा नहीं है, लेकिन इन सारी चीजों में ये 10 दिन मेरे खराब हो गए, आपके भी खराब हो गए। आप लोगों के मैसेजेस मुझे लगातार मिल रहे थे कि सर इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की परीक्षा के लिए रीजनिंग की क्लास प्लीज स्टार्ट कर दें। लगातार मुझे यूट्यूब पर कमेंट आ रहे थे, जो रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप है उस पर कमेंट आ रहे थे, टेलीग्राम चैनल पर कमेंट आ रहे थे। तो मैं हाजिर हूं आप सभी लोगों के सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की परीक्षा के प्रश्नों को लेकर के। आज के इस सत्र में सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा का आरओ का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न क्या है। ये बेसिक बातें समझने के बाद, रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस समझने के बाद, मैं प्रीवियस ईयर का पेपर भी लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। 5 जनवरी 2022 का पेपर है। 2021-22 के समय में जब लास्ट वैकेंसी रिलीज की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, वो एग्जाम पेपर है मेरे पास में। तो उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। तो आइए शुरू हो जाइए आज के इस सत्र में। तो बच्चा, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की जो वैकेंसी है उसका डिटेल नोटिफिकेशन 1 जून को आ गया था, ठीक। और 1 जून से लेकर के 21 जून तक इसका फॉर्म भरा गया। आज क्या तारीख है? 24 की 25, आज है 24 तारीख। 24 और 25 इन 2 दिनों के लिए 24 घंटे की एक विंडो खुली है, जिस विंडो में अगर फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो गई है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, यानी करेक्शन विंडो खुली हुई है। कुल मिलाकर के इस भर्ती में
543 रिक्तियां हैं, 543 पद हैं। और ये जो 543 पद हैं उनमें से समीक्षा अधिकारी यानी आरओ के 138 पद हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ के 380, कंप्यूटर सहायक के 25, कुल मिलाकर के ये 543 पद इस प्रकार से ब्रेक किए हुए हैं। परीक्षा जो होगी वो 3 चरणों में निर्धारित करेगी कि आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा का, दूसरा चरण है मुख्य परीक्षा का। प्रारंभिक परीक्षा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। प्रारंभिक परीक्षा के बाद जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे तो मुख्य परीक्षा जो कि डिस्क्रिप्टिव है, और फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, और अंतिम मेरिट जो बनेगी वो मुख्य परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट के माध्यम से बनेगी। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, क्योंकि कुछ एक बच्चों का मैसेज मुझे आया कि सर हमारे पास फलाना डिप्लोमा है, क्या हम आरओ का फॉर्म भर सकते हैं क्या, हमारे पास ये वाली डिग्री है, क्या हम आरओ का फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो देखो, जब आप आयोग की वेबसाइट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट देखेंगे, या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए जो ये एग्जाम करा रहा है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी वेबसाइट को आप देखेंगे तो उसमें शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है क्या, कि पहली चीज, उनके पास विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास में। ठीक। इसके बाद अगर कंप्यूटर वाली डिग्री की बात करें तो उसने कहा है कि उम्मीदवारों के पास भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में क्या हो, डिप्लोमा हो तो भी चलेगा, डिग्री हो तो भी चलेगा। यानी ये डिग्री और डिप्लोमा की जो लड़ाई है इसको बंद कर दीजिए। उसने स्वयं स्पष्ट शब्दों में ये बात कह दी है कि अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में डिग्री है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक। इसके बाद नीलिट या डोएक सोसाइटी के द्वारा ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में आपने CCC किया हो, ये 3 प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। डिग्री, डिप्लोमा हो, या फिर ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, या फिर CCC हो। इन तीनों में से कुछ भी आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक। अब ये फॉर्म भरने की बात तो हो गई। अगर हम बात करते हैं कि जो चयन प्रक्रिया है, वो चयन प्रक्रिया क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चयन प्रक्रिया है वो कितने चरणों में पूरी होगी, 3 चरणों में पूरी होगी। कौन कौन से 3 चरण होंगे, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और कंप्यूटर ज्ञान परीक्षण। ठीक। प्रारंभिक परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा यानी एमसीक्यू टाइप की परीक्षा होगी, जिसमें 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और कुल मिलाकर के 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा 200 प्रश्नों में। ठीक है, 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक प्रकार की परीक्षा यानी डिस्क्रिप्टिव परीक्षा, और फिर कंप्यूटर दक्षता मूल्यांकन यानी आपकी टाइपिंग टेस्ट का पेपर यहां पर होगा। और जो बात मैंने आपको बताई थी कि अंतिम मेरिट जो बनेगी वो किस पर, मुख्य परीक्षा और कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी। ठीक बच्चा। प्रारंभिक परीक्षा में या चरण 1 की परीक्षा में जो पैटर्न होगा, उस पैटर्न की अगर हम बात करें तो परीक्षा कैसे होगी, ऑफलाइन मोड में यानी पेन पेपर मोड में होगी। ठीक। कुल मिलाकर के 12 विषय होंगे। अब आप सोचेंगे कि ये 12 विषय कौन कौन से हैं, तो इतिहास, भूगोल, ठीक है, इसके अलावा साइंस, इसके अलावा करंट अफेयर्स, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, ये सारे चैप्टर मिलाकर के कुल मिलाकर के 12 विषय हैं यहां पर। ठीक। 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, समय 180 मिनट यानी 3 घंटे का होगा, यानी 180 मिनट में आपको 200 प्रश्न करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं होता और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको यहां पर दिया जाता है। ठीक। अगर हम सिलेबस की चर्चा करते हैं, ठीक है, कि सिलेबस क्या है, जो अपडेटेड सिलेबस आया है उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट आरओ की परीक्षा के लिए, उसमें डिटेल सिलेबस में अगर हम स्टेज 1 की बात करते हैं तो उसको सामान्य अध्ययन यानी जीएस नाम दिया है,
जिसमें सामान्य विज्ञान, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों चीजें आएंगी। फिर आपसे पूछता है भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये सारी चीजें यानी पूरा इतिहास आपको पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आंदोलन आपको पढ़ने हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में। भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार के बारे में आपको यहां पर पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त जनसंख्या, पारिस्थितिकी और शहरीकरण के बारे में, विश्व एवं भारतीय भूगोल के बारे में। इसके साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे तो समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स, और फिर सामान्य अभिरुचि यानी कि जनरल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग के भी प्रश्न आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के प्रारंभिक परीक्षा में इसके साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान होना चाहिए, स्नातक स्तर की अंग्रेजी और हिंदी आनी चाहिए आपको, और अंत में कंप्यूटर का प्राथमिक ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। कुल मिलाकर के ये 12 विषय हैं जो आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, और जब आप प्रारंभिक परीक्षा की सीढ़ी को पार कर लेंगे बच्चा, तब आप मुख्य परीक्षा में बैठने के हकदार होंगे। ठीक, प्रारंभिक परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक की कोई अनिवार्यता नहीं है, वो तो जैसा पेपर आएगा, जैसी मेरिट जाएगी उसके आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। हाँ, मुख्य परीक्षा और कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक की आवश्यकता या अर्हता दी गई है यहां पर। ठीक है, अब ये जो प्रारंभिक परीक्षा है, रीजनिंग का रोल यहीं पर आता है। ठीक है, रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो करके दिया है सामान्य अभिरुचि, उसमें तार्किक तर्क के चरण, विश्लेषणात्मक व्याख्या, मैथमेटिकल पजल्स और समस्या समाधान मापदंड, यानी कि एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक पूछेगा ये उसने डिसाइड करके नहीं दिया। ठीक, अब तार्किक तर्क के चरण में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, विश्लेषणात्मक व्याख्या में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, ऐसा कुछ भी उसने हमको यहां पर नहीं दिया हुआ है। तो फिर क्या दिया हुआ है, तो फिर अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स निकालेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको पता चलता है कि रीजनिंग का आखिरकार सिलेबस क्या है, क्या क्या सिलेबस है रीजनिंग का। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो मैंने 2022 का 5 जनवरी 2022 का, 6 जनवरी 2022 का, यानी 2022 में जो पेपर हुआ, 2019 में जो पेपर हुआ, उनको मैंने जब सेट किया तो कुल मिलाकर के लब्बल हुआ ये बना कि 5 जनवरी 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें कुल मिलाकर के 21 या 22 क्वेश्चन संभवतः पूछे गए थे। ठीक, 5 जनवरी 2022 की परीक्षा में। ठीक है, 2019 की परीक्षा में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, यानी क्वेश्चंस की संख्या कितनी रहेगी इसके बारे में भी कोई सटीक आइडिया नहीं लगाया जा सकता। 2020 वाली परीक्षा के हर सत्र में या हर सेट में उन्होंने लगभग 18-20 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे हैं, 2022 वाली जो परीक्षा हुई थी। ठीक है, और 2019 वाले का एक सेट मुझे मिला था तो उसमें 11 ही क्वेश्चन थे। कुल मिलाकर के मैं यहां सिलेबस की चर्चा कर रहा हूं, यानी रीजनिंग एक अहम रोल आपका अदा करेगा, वैसे ही जैसे यूपीपीएससी आरओ की परीक्षा में रीजनिंग ने एक अहम रोल अदा किया था। जीएस आप कितनी भी पढ़ करके जाएंगे, पूरी जीएस आप कर लेंगे, ऐसा आप अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। मैं फिर से कहता हूं, रीजनिंग वो विषय है जहां पर क्वेश्चन आपको आता है तो पूरे नंबर आपको देगा, नहीं आता है तो खत्म, इफ एंड बट का कोई चांस यहां पर नहीं होता। यूपीपीएससी आरओ की परीक्षा के दौरान भी मैंने बच्चों को बहुत समझाया था कि बच्चा तुम जीएस में इतना कर लोगे, हिंदी में इतना कर लोगे और यहां तक पहुंच जाओगे, लेकिन जब मेरिट में आने की बात आएगी तो ये जो 12-15 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, ये 12-15 क्वेश्चन ही तुमको मेरिट में छलांग लगा करके उस पार सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की श्रेणी में खड़ा करेंगे। पर बहुत सारे बच्चे जीएस पर फोकस करते रहे, हिंदी पर फोकस करते रहे, रीजनिंग पर उन्होंने फोकस नहीं किया और अंततः उनका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हुआ ही नहीं। ठीक, ये एक गंभीर बात है, आप लोग इसको समझ लीजिए। जो सब्जेक्ट आप साइडलाइन कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको बेहतर बना सकता है, आपको सिलेक्शन दिला सकता है, तो उसको साइडलाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, सीरीज पूछ रहा है वो आपसे एग्जाम में, सीरीज में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी पूछ रहा है, नंबर सीरीज भी पूछ रहा है और मिसलेनियस पूछ रहा है। मिसलेनियस में वो पेयर ऑफ लेटर्स पूछे ले रहा है,
मिसलेनियस में वो मीनिंगफुल वर्ड पूछे ले रहा है, यानी जो उसकी मर्जी कर रही वो पूछ रहा है, ठीक। फिर एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब अगर 20-22 क्वेश्चन पूछे हैं तो 4-5 क्वेश्चन खाली एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से होगा। कोडिंग डिकोडिंग से 2005 जनवरी 2022 वाले में 4 क्वेश्चन पूछा, 4 क्वेश्चन, एक नॉर्मल क्वेश्चन था और सेंटेंस कोडिंग से एक ही प्रश्न से 4 क्वेश्चन पूछे उसने आपसे, ठीक। डायरेक्शन से, ब्लड रिलेशन, मिसिंग टर्म, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, सिलोगिज्म, ये चैप्टर हुए। इसके अलावा ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन पूछे हैं, कैलेंडर क्लॉक और डाइस से क्वेश्चन पूछे हैं, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड से, वर्ड फॉर्मेशन, काउंटिंग ऑफ फिगर, नॉन वर्बल रीजनिंग का स्पेसिफिक क्राइटेरिया उन्होंने नहीं दिया है, जहां मर्जी आई है उन्होंने वाटर इमेज, मिरर इमेज पूछ लिया, जहां मर्जी आई नॉन वर्बल एनालॉजी पूछ लिया है, जहां मर्जी आई नॉन वर्बल सीरीज पूछ लिया है, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं। 5-6 चैप्टर जो होते हैं मुख्य लॉजिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग के सारे चैप्टर्स को घुमा फिरा करके पूछा है। और फिर अंत में आता है विविध, यहां कुछ भी पूछा जा सकता है उनके द्वारा, उनकी मर्जी आ रही है तो वो छोटी सी कोई सिटिंग अरेंजमेंट पूछे ले रहे हैं, उनकी मर्जी आ रही है तो क्यूब भी पूछे ले रहे हैं, ये विविध के अंतर्गत आ रहा है, ठीक। तो कुल मिलाकर के ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। अभी अगर रीजनिंग के सिलेबस की बात करते हैं तो हमारे पास कुल मिलाकर के 3 टाइप होते हैं रीजनिंग में। एक होता है वर्बल रीजनिंग, एक होता है लॉजिकल रीजनिंग और दूसरा होता है तीसरा नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। ये 3 टाइप में रीजनिंग के उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग को छोड़ करके वर्बल से भी क्वेश्चन पूछे हैं और नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन पूछे हैं। लॉजिकल रीजनिंग से मुझे क्वेश्चंस नहीं दिखे इनके प्रीवियस ईयर के पेपर में, ठीक। तो हम आपको जो पढ़ाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे, फोकस वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग पर रहेगा, लॉजिकल में नहीं रहेगा, ठीक। ये तो रही सिलेबस की बात, ठीक है। एक नजर जरा डाल लेते हैं मेंस के एग्जाम के पैटर्न के बारे में और फिर आगे बढ़ेंगे प्रीवियस ईयर पेपर 5 जून 2022 में आए हुए प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर मेंस की परीक्षा की बात करते हैं तो मेंस की जो परीक्षा है वो 2 घंटे की परीक्षा होती है और कुल मिलाकर के उसमें 4 पार्ट होते हैं, खंड ए, खंड बी, खंड सी और खंड डी, ठीक। 150 अंक अधिकतम होते हैं और न्यूनतम 50 अंक आना जरूरी है। यदि 50 अंक आपके न्यूनतम नहीं आ रहे हैं तो आपको आगे के लिए क्वालिफाई ही नहीं करेगा, समझ रहे हैं, आगे के लिए आपको क्वालिफाई ही नहीं करेगा यदि आपके 50 अंक न्यूनतम नहीं आ रहे हैं। और जिस दिन आपकी मेंस की परीक्षा होगी उसी के 20 मिनट के बाद, कितनी देर बाद, 20 मिनट के बाद आपकी कंप्यूटर वाली परीक्षा भी सेम डे में हो जाती है, ठीक, सेम डे में कंप्यूटर वाली परीक्षा। अब इसका जो सिलेबस है मेन पैटर्न, मेन एग्जाम का, मुख्य परीक्षा का, उसमें निबंध लेखन आता है, ठीक। अब अच्छी बात या बुरी बात जो भी आप समझना चाहे वो ये है कि यह निबंध लेखन अंग्रेजी में आता है, इंग्लिश में आता है, ठीक। फिर आता है आपका प्रेसी लेखन यानी प्रेसी राइटिंग। इसमें प्रेसी राइटिंग में क्या होता है, पैरा आपको दे दिया, अमर सर ने बहुत अच्छे से आपको समझाया है आरओ की परीक्षा के संदर्भ में, एसे राइटिंग क्या होती है, प्रेसी राइटिंग क्या होती है, लेकिन यहां पर हिंदी के बजाय ये सारे काम आपको अंग्रेजी में करने हैं, हिंदी में नहीं करने। तो एक आपको पैसेज दे देगा, उसका आपको कंक्लूजन निकालना होगा, संक्षिप्त में आपकी व्याकरण और स्पष्टता की भी जांच वहां पर की जाएगी। खंड बी में, खंड सी में अनुवाद करने को कहता है, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने को कहता है। आपकी अनुवाद की शैली कैसी और कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं ये उसमें जांचा जाएगा। और अंतिम खंड में बोधगम्यता यानी एक कंप्रीहेंशन आपको देगा और फिर उसमें उत्तर की सटीकता के मापदंड, अगेन विश्लेषणात्मक निष्कर्ष, ये सारी चीजें आपसे पूछता है मुख्य परीक्षा के संदर्भ में। जाहिर सी बात है यहां रीजनिंग नहीं आएगी, ठीक। और अंत में आता है आपका कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा। इस परीक्षा में 500 शब्दों का अंग्रेजी का एक पाठ आपको दिया जाएगा, ठीक है। और इस 500 शब्दों के अंग्रेजी पाठ को आपको हूबहू टाइप करना होगा,
क्या करना होगा, हूबहू टाइप करना होगा। 50 अंक का ये परीक्षा होती है और 20 मिनट का समय आपको इसमें दिया जाता है और न्यूनतम 50 में से 25 अंक आपके आने चाहिए। ठीक, यानी कंप्यूटर परीक्षा में भी एक थ्रेशोल्ड है कि 25 अंक तो आने ही चाहिए, इससे कम है तो बेकार है। ठीक, क्या करेगा, 500 शब्दों का एक आपको पैसेज देगा और उस पैसेज को आपको हूबहू यहां पर टाइप करना होता है। ठीक, ये आपका एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस, साथ ही साथ रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं इसकी अगर चर्चा करें तो औसतन मैं 15 से 20 क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन औसत मान करके चल रहे हैं कि इतने क्वेश्चंस आपको परीक्षा में मिलेंगे। ठीक, सिलेबस क्या है रीजनिंग का ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब मैं आप लोगों को लेकर के चल रहा हूं 5 जनवरी 2022 में जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा के प्रश्नों की तरफ। कैसे प्रश्न आए थे और कैसे हमें उन प्रश्नों को सॉल्व करना था, आओ जरा चला जाए। ये रहा भाई साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर 5 जनवरी 2022 की ये परीक्षा है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, जरा एक घूंट पानी पी लें फिर देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार जरा स्क्रीन पे हम देख लेते हैं। हाँ, दिख रहा है, चलिए। तो अब आप देखें, आपके सामने प्रश्न पत्र को यहां पर सॉल्व करने में जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन जैसे उसने हमको दिया है, क्या दिया हुआ है, कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो उसकी तीसरी संख्या के साथ वैसे ही जुड़ी है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या के साथ जुड़ी है। ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। किसका एनालॉगी का, कौन सी एनालॉगी का, नंबर एनालॉगी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, ये हमारे पास 36 का जो संबंध 109 से है 25 का वही संबंध किससे होगा। अब 36 से 109 पर पहुंचना है, कैसे पहुंच सकते हैं, क्या दिमाग लगाया जाए। 36 तियां कितना होता है, 30 तियां 90, 6 तियां 18, 108 और प्लस का 1 कर दें तो 109 मिलेगा ना। सिमिलरली 25 तियां 75 और प्लस का 1 कर दें तो 76 मिलता है। क्या ये ऑप्शन में दिया गया है, हाँ बिल्कुल, देखो ऑप्शन में दिया गया है। तो लॉजिक हो गया क्या कि 36 से अगर 109 पर पहुंचना है तो क्या करें, 36 में मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दें और प्लस का 1 तो 109 पर पहुंचेंगे। तो क्या करें, 25 इंटू 3 प्लस का 1 तो 25 तियां 75 प्लस का 1 76। ऑप्शन नंबर डी यानी 4 इसका उत्तर हो गया। फिर यहां पर देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न संख्या 2 एनालॉगी का क्वेश्चन। कहां से, लेटर एनालॉगी से। CJR का जो संबंध ENX से है FLP का वही संबंध किसके साथ में होगा। तो देखो C से E हो रहा है, C की वैल्यू 3, E की वैल्यू 5, 3 से 5 यानी प्लस का 2 हुआ। फिर J से N यानी 10 से 14 प्लस का 4 हुआ और R से X यानी 18 से 24 यानी प्लस का 6। तो क्या चला, +2 +4 +6। सेम काम FLB में करेंगे तो F +2 यानी 6 2 8 H हो गया, L +4 यानी 12 4 16 P हो गया और 16 6 22 यानी कि V हो गया HPV। ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न संख्या 3 कहता है कि 10 और 28 का आपस में जो संबंध है, दिए गए विकल्प में से ऐसे संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं ठीक वैसे ही जुड़ी हों जैसे कि उदाहरण स्वरूप दिए गए संख्या युग्म की संख्याएं आपस में हैं। यानी 10 और 28 आपस में जैसे संबंधित हैं वही संबंध इनमें से किस संख्या का दिए गए ऑप्शंस में से हो सकता है। ठीक, तो बच्चा 10 और 28 का आपस में क्या संबंध होगा, 10 यानी 30 माइनस का 2 28। तो ऐसा कुछ कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ऑप्शन में। तो फिर
10 और 28 क्या करें, 3 का स्क्वायर प्लस का 1 कर दें तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 होता है। तो ये 3 का क्यूब प्लस का 1 नहीं है क्या, 27 प्लस 1 28, एक ये लॉजिक बन रहा है। सिमिलर लॉजिक कहां पर है, 17 65, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 1, 17 और 65, 4 का क्यूब कितना होता है 64 और प्लस का 1 65, यानी यही ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का उत्तर बन गया। ठीक, चलिए देखो 3 क्वेश्चन अभी तक हुए और तीनों किससे पूछे गए, एनालॉगी से पूछे गए। चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। तो चौथा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पदों में से 3 एक विशेष तरीके से समान हैं, बेमेल को ज्ञात कीजिए। किसका क्वेश्चन हो गया, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया। और क्लासिफिकेशन के इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है के, टी, सी और वाई। के, टी, सी और वाई में से डिफरेंट क्या है, अलग कौन सा, इसको पहचानना है। प्लेस वैल्यू के आधार पर के की वैल्यू 11, टी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 25। इनमें से कोई वॉवेल तो है नहीं, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला खेल लगेगा नहीं। 11, 20, 3 और 25 में से 20 वाले को अलग कर दें। क्यों, क्योंकि 20 एक सम संख्या है और बाकी सारी संख्याएं कैसी हैं, विषम हैं, इसलिए यही क्या होगा, अलग होगा। अगला क्वेश्चन, ये एनालॉगी के बाद क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 5 को देखो, कहता है 4 संख्याओं में से 3 एक विशेष तरीके से समान है, बेमेल को ज्ञात कीजिए। फिर से क्या करना है, बेमेल को ज्ञात करना है, यानी अलग चुनना है। तो 1260, 1156, 2601 और 1849 स्क्वायर होते हैं। 2601 51 का स्क्वायर होता है, 1849 43 का स्क्वायर होता है और 1156 26 का, लेकिन 1260 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो यही क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन किससे हैं, 5 क्वेश्चन केवल और केवल एनालॉगी और क्लासिफिकेशन से पूछा गया है। ठीक, इसके बाद प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। तो कहता है एक कोड लैंग्वेज में केबल को यह लिखा गया है, तो ट्रेन को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा गया, सी से जी, सी की वैल्यू 3, जी की वैल्यू 7, तो 3 से 7 प्लस का 4 है। फिर ए एज इट इज है, चेंज नहीं है। बी से एफ 2 से 6, यानी अगेन प्लस का 4 है। एल से पी 12 से 16, अगेन प्लस का 4 है। और ई एज इट इज है, यानी कॉन्सोनेंट में प्लस का 4 और वॉवेल को एज इट इज रखा। तो ट्रेन में ए और आई एज इट इज रहेंगे। ऑप्शन में देखो ए और आई, हाँ देखो ऑप्शन नंबर 2 एज इट इज आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी और ऑप्शन में वॉवेल को एज इट इज नहीं रखा गया, वॉवेल को चेंज कर दिया गया, सिवाय ऑप्शन नंबर 2 के। और बाकी सब में क्या करना है, प्लस का 4 प्लस का 4 करना है। ठीक, एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो किससे है। कहता है इफ ए एस इज 19 एंड बी ए टी इज 40 देन डी इज। बच्चा ए एस को क्या लिखा गया है, 19, ठीक है। ए की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 19, दोनों का गुणा कर दें तो 19 से कम 19 होता है। बैट को क्या लिखा गया है, 40, यानी 2 इंटू 1 इंटू 20 कितना होगा, 40 होगा, बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली अगर डी का कोड हमसे वो पूछ रहा है तो क्या करें, 4 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 6, तो 5 चौको 20 से कम 20 छक्का 120, यही 120 इसका उत्तर बनता है। ठीक, फिर नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछ लिया, 3 8 6 11 9 14 12 3 6 9। बच्चा कितनी आसान सीरीज है, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, यानी प्लस का 3 चल रहा है, तो 8 से 11, 11 से 14, 14 प्लस 3 17 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 17 इसका उत्तर हो गया। ठीक, इसी प्रकार से और आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे उसने। प्रश्न संख्या 9 एक नंबर सीरीज से क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन हमारे पास है लेटर सीरीज से, JAMKELLIKMO, जे करके लिखा हुआ है। ठीक, तो जे से के प्लस का 1 है, के से एल, एल से एम, एम से एन, ये प्लस का 1 होगा। AEIO क्या है, वॉवेल, ए फिर ई फिर आई फिर ओ, तो अगला क्या होगा, यू, यानी एन के बाद यू आएगा। और NU करके केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, यही प्रश्न का उत्तर बन गया। ठीक, फिर आओ जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसके बाद प्रश्न संख्या 10 और 11 मिसिंग टर्म से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। क्या कहता है? 25 12 17 36 13 19 49 15 25 5 का 36 6 का और ये 7 का स्क्वायर है। यहां खेल किया जाए 17 और 12 को घटाओ तो आता है 5 और 5 का स्क्वायर करो तो 25, 13 और 19 घटाओ तो आता है 6 और 6 का स्क्वायर 36। तो बच्चा ये 7 का स्क्वायर है। यहां कौन सी संख्या रखें जिसको 15 से घटाने पर 7 मिले और 7 का स्क्वायर 49 होगा? तो 22 15 22 से घटा दिया जाए, 22 माइनस 15 करेंगे तो 7 और 7 का स्क्वायर 49, ये आ जाएगा। यानी कितना? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन जो मिसिंग टर्म से ही दिया गया है, क्या है? आसान दिख रहा है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर की वैल्यूज हैं। 484 22 का स्क्वायर होता है, 14 प्लस 8 कितना हो गया? 22। 576 23 का स्क्वायर होता है और 19 प्लस 24 का, और 19 प्लस 5 24। तो सिमिलरली 729 किसका? ये 27 का स्क्वायर होता है, यानी यहां पर 23 होना चाहिए। तो 23 प्लस 4 27 का स्क्वायर 729। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो नीचे प्रश्न संख्या 12 में क्या दिख रहा है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिख रहा है। क्या दिख रहा है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में? कि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की मां है, माइनस का अर्थ है पत्नी, इनटू का अर्थ है भाई और डिवाइड का अर्थ है पति। तो कहता है t डिवाइड v प्लस क्यू माइनस जे क्रॉस m प्लस u है, तो t j से कैसे संबंधित है? t का j से संबंध पूछा। कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन उसने पूछा। कैसे करेंगे? फैमिली ट्री बना करके ड्रॉ कर लेंगे, काम खत्म। कैसे ड्रॉ किया जाए तो देखो जरा। डिवाइड का अर्थ क्या दिया गया है? ऊपर पति, यानी a डिवाइड b का अर्थ है कि a b का पति है, तो t डिवाइड v का अर्थ होगा कि t v का पति है। प्लस का अर्थ है मां, यानी v माता है q की। फिर माइनस का अर्थ है पत्नी, यानी q पत्नी है, किसकी पत्नी है? j की। फिर इनटू का अर्थ क्या है? भाई, यानी j भाई है किसका? m का। और प्लस अगेन मां, यानी m क्या है? मां है किसकी? u की। ये फिगर बना फैमिली ट्री। पूछा t j से कैसे संबंधित है? इस t का संबंध उन्होंने हमसे जानना चाहा है, किसके लिए? j के लिए। टी का संबंध जे से क्या होगा? सिंपल सा ससुर दिख रहा है। कैसे? टी पति है वी का और वी की बेटी कौन है? क्यू। तो टी की भी बेटी कौन होगी? क्यू। तो टी की बेटी क्यू है और क्यू का पति जे है, तो टी जे के लिए उसका ससुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ससुर इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ब्लड रिलेशन के बाद अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम से आया है। ठीक, वेन डायग्राम के इस क्वेश्चन में क्या पूछ क्या रहा है वो हमसे? कहता है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त स्नातकों का, आयत शिक्षकों का। ठीक है, ये त्रिभुज किसका करता है? पुरुषों का। फिर ये वृत्त किसका करता है? स्नातक यानी ग्रेजुएट्स का। और फिर ये आयत किसका करता है? शिक्षकों का। तो पूछा क्या है? निम्नलिखित में से कितने स्नातक पुरुष शिक्षक नहीं हैं? कितने ऐसे स्नातक पुरुष हैं जो शिक्षक नहीं हैं? तो नहीं किसके साथ लगा है? शिक्षक के साथ। शिक्षक को हटा डालो। सिंपल सा फंडा इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग लगाते हैं कि जिसके साथ नहीं लगा है उसको वहां से हटा डालो। कहता है ये हमारे पास क्या है? पुरुष हैं। ठीक है, ये क्या है? स्नातक हैं। और ये क्या है? शिक्षक हैं। ठीक, तो कह रहा है कितने स्नातक पुरुष शिक्षक नहीं हैं, तो शिक्षक को यहां से हटा दिया। अब क्या बचा? स्नातक और पुरुष का कॉमन एरिया। तो बच्चा स्नातक और पुरुष का कॉमन एरिया, ये 5 वाला जो एरिया है ये किसको दिखाता है? स्नातक पुरुषों को। ये 12 वाला जो एरिया है किसको दिखाता है? स्नातक पुरुषों को। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो स्नातक हैं और पुरुष हैं उनकी संख्या 12 प्लस 5 17 है, यानी ऑप्शन नंबर 2 में आ जाएगी। ठीक, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी देखो वेन डायग्राम से ही पूछा है, लेकिन क्या कहता है? वो स्टैटिस्टिकल था, ये नॉर्मल वेन डायग्राम है। कहता है निम्नलिखित वेन आकृति निम्नलिखित में से किस तरह का संबंध दर्शाती है? 3 आकृतियां दे दी हैं, तीनों अलग अलग हैं। तीनों सर्कल कैसे हैं? अलग अलग हैं। ये तीनों आकृतियां नीचे दिए गए 4 ऑप्शन, महिला, अधिकारी, आशुलिपिक, फूल, तना, जड़, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए। किस ऑप्शन के लिए ये बेस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम है, ये आपसे जानना चाहता है। ठीक, तो ये तीनों अलग अलग हैं।
महिला अधिकारी आशुलिपिक, तो कुछ महिलाएं अधिकारी होती हैं, कुछ महिलाएं आशुलिपिक होती हैं, कुछ का संबंध बनेगा, यानी पहला नहीं। फूल, तना और जड़, फूल अलग होता है, तना अलग होता है, जड़ अलग होती है। ठीक है, ये जड़ हो गई, देखो, ठीक है, ये जड़, ये क्या हो गया, ये हो गया तना, और फिर इसमें फूल, इसमें ये पेड़ बने, पेड़ में ये डाल लगी, डाल में क्या, फूल बन खिल गए। ठीक, तो फूल अलग, तना अलग, जड़ अलग। ऑप्शन नंबर 2 के लिए ये बेस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, किससे पूछा है, डाइस से पूछा है। क्या पूछा है, कहते हैं कि संख्या 4 के विपरीत हिस्से में कौन सी संख्या आएगी। किसके विपरीत पूछ रहा है, 4 के विपरीत पूछ रहा है। और अगर 4 के विपरीत पूछ रहा है तो देखो 4 ये है, 4 कहीं और नहीं है, यानी एलिमिनेशन नहीं लगेगा। तो क्या करें, डाइस कंपैरिजन, 1 2 5 यहां पर है, 4 6 1, यानी इस डाइस को और इस डाइस को कंपेयर कर लें तो एक यहां पर भी है और एक यहां पर भी। जरा एक से क्लॉकवाइज चलो तो क्या मिला, 5 और 2, यहां एक से क्लॉकवाइज चले तो मिला 4 और 6, यानी 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 5। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो गया। ठीक, और अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 16। ये देखो कहां से पूछा, ये पूछा उन्होंने हमसे डिस्टेंस और डायरेक्शन से। क्या कहता है, दीपा और अंजुम सूर्योदय के समय एक दूसरे से पीठ लगा करके बैठे हैं। सूर्योदय का समय है तो सन की कंडीशन ईस्ट की ओर होगी, और दीपा और अंजुम क्या हैं, पीठ लगा करके बैठे हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। फिर कहता है दीपा की छाया, छाया किसकी है, दीपा की, कहां पड़ रही, अंजुम के दाहिने। बच्चा अगर सन की कंडीशन ईस्ट की ओर है तो शैडो कहां बनेगी, यहां बनेगी ना। अब इधर राइट किसका पड़ रहा है, ये वाला व्यक्ति का राइट इस तरफ पड़ेगा और इसका लेफ्ट इस तरफ पड़ेगा। छाया कहां पड़ रही है, दाहिने, किसके, अंजुम के, यानी यहां कौन बैठी होगी, अंजुम, और अंजुम के राइट में किसकी छाया पड़ रही है, अंजुम के राइट में छाया पड़ रही है दीपा की। तो दीपा उत्तर और अंजुम दक्षिण की तरफ देख रही। क्या पूछा, कहता है अंजुम का चेहरा किस तरफ है, तो अंजुम दक्षिण की तरफ है, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन भी किससे पूछा, अगला क्वेश्चन भी डिस्टेंस और डायरेक्शन से। क्या कहता है कि एक व्यक्ति है जो पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख है, कहां देख रहा है, पश्चिम दिशा की ओर। तो बच्चा 45 डिग्री दक्षिणावर्त है, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त और उसके बाद 270 डिग्री दक्षिणावर्त है। सारे के सारे जो एंगल हैं वो राइट दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज यानी राइट हैंड साइड में लिए गए हैं। तो सेम एंड के एंगल्स को जोड़ दो। ठीक, 270 और 180 और फिर 45, तो कितना हो गया बच्चा, 360 में एक चक्कर पूरा हो जाता है, यानी 270 और 90 इससे हटाओ तो 360 हो गया पूरा। यहां कितना बच्चा, 90, और वो कितना है 45, यानी कुल मिलाकर के 135 डिग्री राइट ले लिया जाए। अब अगर यहां से 135 डिग्री राइट लेंगे बच्चा, तो हम तो सीधे देख रहे थे ना, कहां, पश्चिम की ओर। अगर 90 डिग्री का टर्न लेंगे तो ऊपर यहां पर आ गए, 90 डिग्री का टर्न हो गया ये। ठीक, और कितना लेना है, 135, यानी 90 प्लस 45। तो बच्चा 90 डिग्री का टर्न लिया जब हमने यहां से, तो हम आ गए यहां पर। अब यहां से ये 90 और है, 45 और घूम जाए तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, 135 डिग्री का। और कहां पर आ गए, अब ये है उत्तर पूर्व दिशा। क्यों, ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो उत्तर पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, डिस्टेंस से 2 सवाल पूछ लिए गए। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, कहां से सवाल पूछा गया है, ये मैथमेटिक्स का सवाल है। देखो एक क्वेश्चन खाली मैथ का पूछा, कितना क्वेश्चन, एक। छोड़ो मैथ तो हमको देखना नहीं, हमको रीजनिंग देखना है। आओ क्वेश्चन संख्या 19 को देखो, ये कहां से पूछा गया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस से पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, कहता है गुणे का मतलब जोड़ना, भाग का मतलब घटाना, प्लस का मतलब गुणा करना और माइनस का मतलब भाग है। तो ये इक्वेशन दी है, इसका मान निकालो कह रहा है। तो क्या करेंगे, प्रश्नानुसार ये है 26, भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब है घटाना तो माइनस का 13 है, इनटू का मतलब है जोड़ना तो प्लस का 8,
प्लस का मतलब है गुणा करना तो इनटू का 6, और माइनस का मतलब है भाग देना तो भागित 2, ये बनेगा। बॉडमास के नियम के अनुसार पहले डिवाइड करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया 24, 26 माइनस 13 13, और प्लस का 24 कितना आएगा 37। बस यही 37 हमारे इस प्रश्न का उत्तर बन गया। ठीक है, आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है काउंटिंग ऑफ फिगर से। कोई वर्बल रीजनिंग का कोई पार्ट छोड़ नहीं दिया, स्टार्टिंग से देखते चले रहो ना, लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक, यहां पर हमसे कह रहा है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, कैसे काउंट करेंगे बच्चा। एक ये ब्लॉक अगर ले लें तो यहां से कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 1 2 3 4 दूनी 8, तो 8 ट्रायंगल यहां से प्लस 8 ट्रायंगल यहां से। अच्छा 8 ट्रायंगल यहां से हो गए। सिमिलरली ऐसा ही एक बॉक्स ये भी तो दिख रहा है, ये बड़ा वाला है, तो यहां से भी कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 8 ट्रायंगल मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। 8 के बाद बच्चा जब और काउंट करने चलोगे तो देखो जरा, ये वाले ट्रायंगल अलग अलग जो है इनको तो काउंट नहीं किए ना, ये वाले एक ये एक ये एक ये एक ये, कितने और मिल गए, 4 और मिल गए प्लस का 4। सिमिलरली जरा इस वाले को काउंट किए हो क्या, ये जो अगल बगल में दिख रहे हैं 1 2 3 4, तो प्लस का 4 और हो गए। ठीक, और कोई ट्रायंगल बच रहा है नहीं। 8 तिया 24, 24 4 28, और 28 और 4 32, तो प्रश्न का उत्तर क्या दे देंगे 32, यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये देखो अगला क्वेश्चन दे दिया है नॉन वर्बल एनालॉगी से। क्या कह रहे हैं भाई इस क्वेश्चन में, कहते हैं निम्नलिखित प्रश्न में आकृति ए, यह एक आकृति दी गई है, यह आकृति 4 विकल्पों में से किस एक में समाहित है। इंबेडेड फिगर्स, सन्निहित आकृतियां। ठीक है, इंबेडेड फिगर्स का क्वेश्चन है। ये वाली आकृति किस चित्र में समाहित है जानना चाहता है। तो ये आकृति क्या पहले में है क्या, नहीं। ये क्या दूसरे में है क्या, नहीं। तीसरे में ये तो हिस्सा मिल रहा है पर ये वाला हिस्सा नहीं मिल रहा है। तीसरे में भी नहीं है। चौथे में, हाँ चौथे में है। देखो चौथे में आपको हम दिखा रहे कहां पर है, ये देखो ये आकृति एक ये है और ये वाली हिस्सा ये है, मिल रहा है। ठीक, और अगर मिल रहा है तो बस यही चौथी वाली आकृति हमारे इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगी। देख लो भैया, यही आकृति चौथे में। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है प्रोज इज रिलेटेड विद राइटिंग, सो लिस्ट इज रिलेटेड टू। ठीक है, लिस्ट का मतलब होता है तुतलाना, लिस्ट का मतलब तुतलाना, हकलाना। राइटिंग का मतलब होता है लिखना, और प्रोज का मतलब होता है गद्य। तो जैसे लिखने के कई सारे तरीके होते हैं ना, गद्य में लिख रहे हैं, पद्य में लिख रहे हैं, निबंध में लिख रहे हैं, संक्षेप में लिख रहे हैं, तमाम प्रकार से लिखा जाता है। तो लिखित, राइटिंग का मतलब क्या हो गया, लिखित या लिखना। तो लिखने के तमाम प्रकारों में से एक होता है गद्य। वैसे ही बोलना, लिस्ट का मतलब क्या होता है, तुतलाना या हकलाना। तो बोलने के तमाम सारे तरीकों में से एक तरीका है हकला करके बोलना। तो इसका उत्तर क्या दे देंगे, स्पीच दे देंगे। ठीक, क्या दे देंगे, स्पीच, इसका उत्तर दे देंगे। ठीक है भाई, आ जाओ और आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, क्या, कोडिंग डिकोडिंग से सेंटेंस कोडिंग का क्वेश्चन पूछ लिया बच्चा। और इससे कुल कितने क्वेश्चन पूछे, इससे कुल मिलाकर के एक क्वेश्चन ये हुआ, दूसरा क्वेश्चन ये है, ये देखो, फिर इसी से तीसरा क्वेश्चन ये पूछा है, और फिर इसी से 3 के बाद और भी पूछा है, नहीं 3 के बाद और कुछ नहीं पूछा, फिर कंप्यूटर आ गया है। ठीक, यानी आप देख रहे हैं कहां तक हो गया था हम लोगों का, प्रश्न संख्या 22 तक वो हो गया था। और 22 के बाद बच्चा अगला आया है हम लोगों के पास में, ये 3 क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग के। कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देख लो। कहता है कूट के अनुसार मर फर बर गर का मतलब है बसेस आर ऑलवेज लेट, यानी 3 सेंटेंस दिए हैं।
हर सेंटेंस में जितने शब्द हैं उतने ही कोड दिए गए हैं, उनमें से ही घुमा फिरा करके या तो हमसे किसी शब्द का कोड पूछेगा या किसी कोड के लिए उसका शब्द हमसे पूछेगा। जैसे यहां पूछ रहा है गर द्वारा कौन सा शब्द दर्शाया गया, GER का कौन सा शब्द है। तो बच्चा GER कहां लिखा हुआ है, देखो GER लिखा हुआ है पहले में, ठीक। अब अगर इसके अलावा देखें तो GER कहीं नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करें, यहां से हम GER देखो ये लिखा है और ये लिखा हुआ है, दो जगह GER मिल गया। और उसने हमसे अगर GER का कोड पूछा है तो यहां से GER और GER ये क्या है, कॉमन है। बसेस आर ऑलवेज लेट, ड्राइवर्स वर ऑलवेज स्कॉल्डेड, तो ऑलवेज और ऑलवेज कॉमन है, यानी गर किस शब्द का कोड है, गर ऑलवेज शब्द का कोड है। सिंपल सा फंडा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया उसने, दूसरा क्वेश्चन है ड्राइवर्स को कौन दर्शाता है। आओ भाई बता दें ड्राइवर्स को कौन दर्शाता है। तो ड्राइवर्स को देखो, ड्राइवर्स हमको ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, सेकंड और थर्ड वाले सेंटेंस में। कोड में क्या कॉमन है, तो कोड में हमारे पास में गर डर सर पर बर सर, CER कॉमन है, तो ड्राइवर्स का कोड क्या हो जाएगा, CER, ये हो गया। और फिर इसी का तीसरा पार्ट उसने हमसे पूछा है, ये क्या पूछा है भाई, BER कौन सा शब्द सूचित करता है, यानी BER किसका कोड है। तो देखो BER कहां दिया है, सेंटेंस नंबर 1 में और 3 में, और कॉमन क्या है हमारे पास में, बसेस और बसेस, यानी BER किसका कोड है, बसेस का कोड हो जाएगा, ठीक, बसेस का कोड हो जाएगा। और इसके बाद उसने हमसे कंप्यूटर पूछना शुरू कर दिया। यानी कुल मिलाकर के अगर हम ध्यान से देख पाए तो यहां पर उसने 5 जनवरी 2022 का जो सेट हमारे पास में दिया हुआ है, किसका, 5 जनवरी 2022 का जो सेट है उसमें 25, 22 3 25 और एक क्वेश्चन उसमें मैथमेटिक्स का था। यानी कितने क्वेश्चन, 24 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो केवल और केवल रीजनिंग विषय से, 200 में से 24 क्वेश्चंस, ठीक है। और इसका प्रश्न पत्र भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। प्रश्न पत्र सॉल्व करके इसलिए दिखाया ताकि आपको इस प्रश्न पत्र में रीजनिंग की अहमियत पता चले। ये रीजनिंग की अहमियत है बच्चा, ठीक है, कि 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 24 में से बिना पढ़े आप 8, 10, बहुत खींच करके 12 क्वेश्चन कर पाएंगे, बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मेंस तक पहुंचने के लिए आपको प्रीलिम्स को पार करना जरूरी है, और प्रीलिम्स पार करने के लिए आपको मेहनत करनी जरूरी है। और वो मेहनत जब आप करें तो इस विषय में भी कर लें, ये मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं क्लासेस की, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ROARO भर्ती परीक्षा के लिए आपके सामने जो क्लासेस आएंगी वो क्लासेस रेगुलर वे में आपको मिलेंगी। कौन कौन सी, इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा के लिए कहां मिलेंगी, तो मिलेंगी आपको रीजनिंग एक्सप्रेस के YouTube चैनल पर, ठीक है। कहां पर, रीजनिंग एक्सप्रेस के YouTube चैनल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ROARO की परीक्षा के लिए एक नियमित क्लास चलाएंगे। ROARO की जो परीक्षा होगी वो बहुत लंबा समय नहीं लगाएगी परीक्षा में। आज फॉर्म का करेक्शन विंडो बंद हो जाएगा, इसके बाद अगले 2 महीनों में या 2.5-3 महीनों में ये प्रारंभिक परीक्षा आपकी संपन्न हो जाएगी। तो इतना ही समय आपके पास इस परीक्षा को लेकर के बचा हुआ है, ठीक है। YouTube पर मैं आप लोगों को इसके प्रैक्टिस सेशंस प्लस साथ ही में जहां कहीं भी उचित होगा वहां पर टॉपिक वाइज सेशंस मैं आप लोगों को कराऊंगा। इसके अतिरिक्त जो बच्चे क्लास में बैच की डिमांड कर रहे थे, कोर्स की डिमांड कर रहे थे, तो इस पर्टिकुलर परीक्षा के लिए एक कोर्स आपको रीजनिंग एक्सप्रेस के रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर आपको मिल जाएगा। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि कोई समस्या आपको आ रही है तो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक। इस ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहां पर आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट ROARO की परीक्षा के रीजनिंग का एक कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसके माध्यम से
ऐसे सभी बच्चे जो बेसिक्स में कमजोर हैं। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि आप में से लगभग सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि ना, हम तो बेसिक में कमजोर नहीं, गुरुजी तो झूठ बोल दिए, हम कहां कमजोर हैं बेसिक में, हमारा बेसिक बहुत जानदार है, बहुत तगड़ा है। ये तुमको लगता है, पर वास्तव में होता है तुम्हारा बेसिक कमजोर। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि रीजनिंग आपकी बेहतर नहीं है, तो आप उसको वहां पर परचेज कर लें, एक मिनिमम प्राइस पर वो कोर्स आपके पास में उपलब्ध होगा। ठीक, और यदि आपको लगता है कि आप सिर्फ यूट्यूब वाली क्लास हमारी देख करके रीजनिंग में अपना झंडा गाड़ देंगे, तो फिर आपको कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं, फिर आप यूट्यूब की क्लास देखिए। दोनों ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, तो आज के इस सत्र को फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्लास को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये जो प्रश्न पत्र है, ये प्रश्न पत्र में कितने क्वेश्चंस आपके बने, या आप क्या तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कहां पर आपको गाइड करने की और आवश्यकता है। आप अपने कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर करिएगा, और इस सत्र को शेयर करना मत भूलना अपने साथियों के साथ में। आज के सत्र को फिलहाल यहीं पर करते हैं खत्म, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद।